The Phantom's Tale presented। मैंने हाल ही में CDL यानी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल से पढ़ाई पूरी की है और अब अपने क्षेत्र से जुड़ी नौकरी करने का फैसला किया है। मैंने बड़े वाहनों से जुड़ी सभी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। इन सब में से मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला, वेदांत हेरिटेज हाई स्कूल से, जहां मैंने बस ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन किया था। यह जवाब मुझे आवेदन करने के लगभग 1 घंटे बाद ही मिल गया। संदेश में लिखा था, नमस्ते जयराज जी, हमने आपके आवेदन का रिव्यू किया है और पाया है कि आप इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। आपका पहला दिन कल से शुरू होगा। आपकी बस का नंबर 458 है और यह 207 सरिता पथ पर स्थित बस यार्ड में खड़ी है। आप किसी भी समय यार्ड पहुंच सकते हैं, लेकिन कृपया सुबह 4 बजे से पहले स्कूल पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि उसी समय छात्रों की छुट्टी होती है। जब छात्र बस में बैठ जाएं, तो आप उन्हें ओल्ड मिलिट्री रोड पर उनके 5 स्टॉप्स पर छोड़ सकते हैं। प्रिंसिपल, वेदांत हेरिटेज हाई स्कूल। यह पढ़कर मैं थोड़ा हैरान रह गया कि बिना इंटरव्यू के ही मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन मैंने यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया और नौकरी स्वीकार कर ली। मुझे यह भी अजीब लगा कि स्कूल का समय रात में था, लेकिन मैंने सोचा शायद स्कूल 24 घंटे चलता है। हो सकता है कि महामारी या किसी खास कारण से छात्र और शिक्षक 4 शिफ्टों में बांटे गए हों ताकि सामाजिक दूरी बनी रहे। सुबह करीब 3:15 पर मैं अपनी पुरानी जंग लगी 1974 बोलेरो कैंपर ट्रक में बैठकर दिए गए पते की ओर रवाना हुआ। यह जगह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं थी, लगभग 15 मिनट की ड्राइव थी। जब मैं वहां पहुंचा तो एक गेट के पास एक सिक्योरिटी गार्ड की केबिन थी। यह बस यार्ड मिट्टी की जमीन पर बना था। पीछे की ओर कई बसें खड़ी थीं और सामने की ओर बसों को निकालने के लिए खुला स्थान था। चारों ओर बाड़ लगी हुई थी और मुख्य गेट ऑफ गार्ड की केबिन उसी बाड़ का हिस्सा थे। जब मैंने वहां पहुंचकर अपनी कार रोकी तो केबिन में बैठा गार्ड मुझे देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने खिड़की हल्की सी खोली और पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, हेलो, मैं जयराज मिश्रा हूं। मुझे बस नंबर 458 के लिए बुलाया गया है। आप ठीक हैं? गार्ड ने थोड़ी देर एक कागज देखा, फिर उसे नीचे रख दिया और मुझे एक चाबी थमाई, शायद मेरी बस की। उसने कहा, ठीक है सर, ये आपकी चाबी है। अपनी बस ढूंढो और अपने बोलेरो ट्रक को पार्किंग में लगा दो, फिर आप जा सकते हो। गेट खुलने के बाद मैंने वैसा ही किया जैसा गार्ड ने कहा था। मैंने अपना ट्रक यार्ड के अंदर ले जाकर पार्क किया और फिर बस नंबर 458 को ढूंढने के लिए यार्ड में घूमने लगा। थोड़ी देर में मुझे बस मिल गई। मैंने उसे यार्ड के सामने ले जाकर एक कोने में पार्क कर दिया। इसके बाद मैं अपने ट्रक के पास वापस गया, उसे बस की पुरानी पार्किंग वाली जगह पर खड़ा किया और फिर पैदल चलकर दोबारा अपनी बस के पास पहुंचा। इसके बाद मैं बस लेकर गेट की ओर रवाना हो गया। मेरी बस उन खास डिजाइन वाली बसों में से थी जिनका आगे का हिस्सा सपाट होता है, ड्राइवर सामने के पहियों से भी आगे बैठता है और इंजन पीछे की तरफ होता है। मुझे नहीं पता इसका आधिकारिक नाम क्या होता है। मैंने देखा कि इस बस में कई जगह खरोंचें और डेंट थे, खासकर सामने वाले बम्पर पर, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। सुबह ठीक 3:47 पर मैं स्कूल पहुंचा। मैंने देखा कि वहां सिर्फ एक ही बस थी, वही बस जो मैं चला रहा था। स्कूल का आकार बहुत छोटा था, इसीलिए एक ही बस का होना समझ में आता था। जब मैं छात्रों के आने का इंतजार कर रहा था तो मुझे स्टीयरिंग व्हील और विंडशील्ड के बीच की जगह में एक कागज मिला। उसमें नियमों की एक सूची और एक नक्शा था।
लिखा था, वेदांत हेरिटेज हाई स्कूल। बस चलाने के नियम। पुराने मिलिट्री रोड पर ड्राइविंग के दौरान आपको ये नियम मानने होंगे। अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो आपकी सुरक्षा की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। नियम 1, नेविगेशन के लिए मोबाइल, जीपीएस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल न करें। वे आपको भ्रमित कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक प्रिंटेड नक्शा दिया है, उसी का पालन करें। नियम 2, बच्चों को सिर्फ उन्हीं स्टॉप्स पर उतार सकते हैं जिन पर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 लिखा हो। ये स्टॉप एक शेड यानी छत वाली जगह जैसे दिखते हैं, जिसमें 3 दीवारें होती हैं और सामने से खुला होता है। हर वैध स्टॉप पर नंबर दीवारों के दोनों ओर साफ साफ लिखा होगा। अगर आप गलती से किसी गलत जगह रुक जाएं, जो वैध स्टॉप नहीं है, तो तुरंत वहां से निकल जाएं और बस चलाना जारी रखें। कृपया किसी नकली बस स्टॉप के पास की चीजों को न देखें। सिर्फ दीवार पर लिखा स्टॉप नंबर देखें। वही तय करेगा कि वह जगह सही है या नहीं। नियम 3, यह सड़क बहुत पुरानी, टेढ़ी मेढ़ी और खराब हालत में मानी जाती है। अगर अचानक यह सीधी और नई बनी हुई सड़क जैसी लगने लगे और आसपास का दृश्य बार बार दोहराने लगे, तो तुरंत ब्रेक लगाएं और वापस मुड़ने की कोशिश करें, इससे पहले कि देर हो जाए। जब सड़क फिर से घुमावदार हो जाए और सीधा हिस्सा खत्म हो जाए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वापस नहीं मुड़ पा रहे हैं, तो बस को रिवर्स गियर में डालें और धीरे धीरे तब तक पीछे चलाएं जब तक कोई मोड़ या सामान्य सड़क न मिल जाए। नियम 4, अगर सड़क किसी बंद रास्ते यानी डेड एंड पर जाकर खत्म हो जाए, तो वापसी का रास्ता ढूंढें। जैसे कि मोड़ लेकर वापस लौटें या रिवर्स में जाएं, जब तक आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता न मिल जाए। यह स्थिति नियम 3 के जैसी होगी। नियम 5, अगर सड़क किसी दूसरी सड़क से मिलती है, तो ध्यान रखें कि आप किस दिशा से आए थे। यह जानकारी जरूरी होगी अगर आपको मुड़ना पड़े। ध्यान दें, उस रास्ते पर कभी न जाएं जहां से आप नहीं आए थे। नियम 6, अगर आपको रास्ते में कोई और वाहन दिखाई देता है, तो उसे किसी भी सुरक्षित तरीके से रास्ते से हटाने की कोशिश करें। अगर इससे आपकी बस को थोड़ा नुकसान होता है, तो चिंता न करें। कार या छोटे ट्रक से टक्कर लेने में बस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बड़े वाहनों से सतर्क रहें क्योंकि वे आक्रामक हो सकते हैं। नियम 7, अगर किसी वाहन ने आपकी बस का पीछा किया हो या आपने किसी वाहन को निष्क्रिय किया हो और वह बस स्टॉप के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, तो उस स्टॉप पर किसी भी छात्र को मत उतारें। अगर कोई व्यक्ति या चीज बस में घुसने की कोशिश करे, तो अपनी बस की रक्षा करें। बस के अंदर ही रहें और सुबह तक प्रतीक्षा करें। सुबह होने के बाद हमें संपर्क करें, हम आपको सुरक्षित निकाल लेंगे। इस परिस्थिति में आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। नियम 8, अगर आपको किसी चर्च या मंदिर की घंटी सुनाई दे, तो उस दिशा में जाने से बचें जहां से घंटी बज रही है। अगर घंटी आपके पीछे बज रही है, तो आप सुरक्षित हैं। अगर यह आपके सामने या बगल में बज रही हो, तो तुरंत मुड़ जाएं और जब तक वह आवाज बंद न हो जाए, उस दिशा से दूर जाते रहें। जब घंटी की आवाज पूरी तरह बंद हो जाए, तब आप दोबारा रास्ते पर लौट सकते हैं। घंटी का बजना आमतौर पर ज्यादा देर नहीं चलता। नियम 9, अगर आपको लगे कि आपकी बस के साथ साथ आपकी दाईं ओर कोई अजीब प्राणी दौड़ रहा है, तो किसी भी हालत में खिड़की या दरवाजा न खोलें। वह प्राणी हमेशा आपकी बस की स्पीड के बराबर ही दौड़ेगा।
लेकिन अगर आप बार बार बस की गति बढ़ाएं और घटाएं तो वह भ्रमित हो सकता है। जब वह भ्रम में आ जाए तो आपके पास मौका होगा कि आप उसे कुचल दें। इसे रोकने का यही एकमात्र तरीका है। नियम 10। अगर बस का इंजन बिना किसी कारण के बंद हो जाए तो तुरंत उसे दोबारा स्टार्ट करें और एक्सेलरेटर को जोर से दबाकर इंजन को चालू रखें। बस के पीछे मत देखें। अगर इंजन फिर भी स्टार्ट ना हो तो सभी की सुरक्षा के लिए नियम 7 को दोबारा पढ़ें और उसी के अनुसार काम करें। नियम 11। अगर आपको सड़क पर कोई इंसान जैसा दिखने वाला दिखाई दे, चाहे वह किसी अपने जैसा ही क्यों न लगे, उसे बिना सोचे कुचल दें। वह असली इंसान नहीं है। अगर आप उसे कुचलने में असफल रहते हैं तो बचे हुए सभी बस स्टॉप छोड़ दें और जितनी जल्दी हो सके सीधे बस यार्ड वापस लौटें। किसी भी हालत में खिड़की या दरवाज़ा मत खोलें। अगर आपको मुड़ना पड़े तो जल्दी से मुड़ जाएं। चाहे वह आपको दोबारा न दिखाई दे, लेकिन वह आपका पीछा करता रहेगा। जब आप बस यार्ड में पहुंच जाएं तो वहां मौजूद गार्ड को तुरंत सतर्क करें। उन्हें पता होगा कि क्या करना है। नियम 12। अगर आपको दूर से कोई हवेली, बंगला या महल दिखाई दे तो तुरंत बस की सभी लाइटें बंद कर दें और ध्यान दें कि बस की गति कम ना हो। हमारे किसी भी छात्र का उस हवेली से कोई संबंध नहीं है। इस हवेली की लोकेशन बार बार बदलती रहती है, कभी दिखती है कभी नहीं। उस हवेली के मालिक बहरे हैं, लेकिन देख सकते हैं। हवेली के सामने का रास्ता बिल्कुल सीधा होता है। जब आप फिर से पेड़ों और जंगल के बीच आ जाएं, तब आप अपनी लाइटें दोबारा चालू कर सकते हैं। आप तब सुरक्षित रहेंगे। यह हवेली जंगल से काफी ऊंची होती है और इसके कमरों से रोशनी निकलती रहती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसे इतनी दूर से देख सकते हैं कि उससे पहले ही अपनी हाई बीम और हेडलाइट्स बंद कर सकें। अगर आप अपने पीछे बहुत तेज और चमकदार रोशनी देखें तो इसका मतलब है उन्होंने आपको देख लिया है। अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कि हवेली के मालिकों की तेज रोशनी दिखाई दे, तो तुरंत बस के डैशबोर्ड में रखा हुआ खास धूप का चश्मा पहन लें और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। छात्रों को पहले से ऐसे चश्मे पहनाए गए होते हैं जो उन्हें उस तेज रोशनी से सुरक्षित रखते हैं, इसलिए उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आपको वापस उसी रास्ते पर लौटना पड़े तो जितनी जल्दी हो सके लौटें। अगर हवेली के मालिक आपका पीछा कर रहे हों तो किसी भी छात्र को बस से न उतारें और जरूरत पड़े तो सीधा बस यार्ड में वापस लौट जाएं। जब तेज रोशनी गायब हो जाए तो समझें कि अब वे आपका पीछा नहीं कर रहे। तब आप अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। इस पूरे समय बस के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। नियम 13। इस रहस्यमय सड़क का असली अंत एक 3 रास्तों वाला स्टॉप टी जंक्शन पर है, जो एक बड़ी सड़क से जुड़ता है। अगर आपने सभी 5 स्टॉप पार कर लिए हों और फिर भी कोई छात्र बस में मौजूद हो तो उस सड़क के शुरुआत वाले हिस्से तक वापस जाएं और एक बार फिर कोशिश करें। ऐसा बार बार तब तक करें जब तक सभी छात्र अपने स्टॉप पर उतर न जाएं या आप इतना थक न जाएं कि और आगे न जा सकें। मैं अब भी उलझन में था कि मुझे इस सब के बारे में क्या सोचना चाहिए। जरूर ये बातें असंभव लगती हैं, लेकिन मैं इस अजीब अनुभव को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि मैं एक लंबे समय से एक रहस्यमय ऑनलाइन समुदाय का चुपचाप हिस्सा रहा हूं और जानता हूं कि कुछ चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती। मैंने फैसला किया, मैं इन नियमों को मानूंगा
जब तक कि वे किसी को सीधा नुकसान न पहुंचाएं, जैसे किसी गाड़ी को टक्कर मारना। अगर मैं बिना किसी नियम को तोड़े किसी नियम की सच्चाई साबित कर सका तो मैं मान लूंगा कि ये सभी नियम असली हैं और फिर मैं पूरी तरह से इनका पालन करूंगा। सुबह ठीक 4 बजे छात्र स्कूल से बाहर आए और मेरी बस में चढ़ने लगे। करीब 20 छात्र बस में चढ़े। यह संख्या सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार लगभग 80% क्षमता के बराबर थी। हालात चाहे जैसे भी थे, लेकिन ज्यादातर छात्र बहुत शांत थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्कूल में बहुत लंबे समय से आते रहे हैं और अब उन्हें यहाँ की अजीब बातों से कोई डर नहीं लगता। जब सभी छात्र बस में चढ़ गए तो मैंने दरवाजे बंद किए और बस को सड़क पर ले गया। ये सड़क 2 लेन वाली थी, जो जंगल के बीच से होकर जाती थी और काफी घुमावदार थी। हालांकि सड़क पक्की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सालों से उसका रखरखाव नहीं हुआ। गड्ढों को जैसे तैसे भरने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह काम बहुत खराब था। हमारे देश में इस तरह की टूटी फूटी सड़कें आम हैं। पहले 10 मिनट सब कुछ सामान्य था। मैंने बिना किसी दिक्कत के पहले स्टॉप 1 पर 3 छात्रों को उतार दिया, लेकिन फिर अचानक एक छात्र की तेज चीख सुनाई दी, वे यहां हैं। मैंने तुरंत बस के बाएं साइड मिरर में देखा और सच में मैंने दूरी पर 2 हेडलाइट्स की चमक देखी। मुझे तुरंत नियम 6 याद आया। अगर सड़क पर कोई दूसरा वाहन दिखाई दे तो किसी भी तरीके से उसे निष्क्रिय कर दो। मैंने बिना देर किए बस की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो हेडलाइट्स और तेज हो गईं। कुछ ही सेकंड में वो गाड़ी मेरी बस के बेहद करीब आ गई और अब वह ठीक मेरे पीछे चल रही थी। वह इतनी नजदीक थी कि अब उसकी हेडलाइट्स मुझे पीछे की खिड़की से नहीं दिख रही थीं, लेकिन मैं जानता था कि वह अब भी मेरे पीछे है। मैंने घबराकर छात्रों से जोर से पूछा, क्या हो रहा है? हालांकि मुझे अंदाजा था कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि यह सब किसी तरह का मजाक निकले। कई छात्रों ने एक साथ कुछ कहा, लेकिन मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या मुझे उस गाड़ी की जांच करनी चाहिए? सभी छात्रों ने एक साथ कहा, हां। इसलिए मैंने बस को धीमा किया और ब्रेक लगा दिए। बस कुछ ही सेकंड में रुक गई। मैंने देखा कि मेरे ब्रेक लगाने के साथ साथ पीछे आ रही गाड़ी और मेरी बस, दोनों के टायर जोर से चीखे। एक पल बाद बस के पीछे जोर की टक्कर हुई। मैंने तुरंत बस की गति फिर से बढ़ा दी। जब मैंने पीछे देखा तो वो वाहन अब मेरा पीछा नहीं कर रहा था। इतनी तेज टक्कर के कारण, क्योंकि हमारी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। मुझे यकीन है कि उस गाड़ी का इंजन या कोई जरूरी हिस्सा बुरी तरह टूट गया होगा। करीब 1 मिनट बाद मैं स्टॉप 2 पर पहुंचा। 2 छात्र, एक लड़का और एक लड़की, उठे तो मुझे लगा कि मैं सही जगह पर हूं और अब उन्हें उतार सकता हूं। मुझे लगा कि पीछा कर रही गाड़ी भी अब काफी पीछे रह गई है, इसलिए सब सुरक्षित है। मैंने दरवाजे खोले और वे दोनों छात्र बस से उतरने ही वाले थे कि तभी हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह स्टॉप 2 नहीं था, यह था स्टॉप जे, और मुझे नियम 2 याद आ गया। आप केवल उन स्टॉप्स पर छात्रों को उतार सकते हैं जिन पर 1, 2, 3, 4 या 5 लिखा हो। अगर कोई दूसरा स्टॉप हो तो तुरंत वहां से निकल जाएं। मैंने तुरंत बस की स्पीड बढ़ा दी और चलते हुए ही दरवाजे बंद कर दिए। वे दोनों छात्र अभी भी बस के आगे खड़े थे और अचानक हुई तेज रफ्तार से गिरने से बचने के लिए उन्होंने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही दरवाजे बंद किए, 1 सेकंड बाद
मैंने दाईं ओर से एक डरावनी चीख सुनी। ड्राइवर अंकल, देखो! छात्रा जोर से चिल्लाई और दरवाजों की ओर इशारा करने लगी। मैंने जल्दी से देखा। किसी अजीब चीज ने दरवाजों के बीच खुद को फंसा लिया था। मुझे सड़क पर ध्यान देना था, इसीलिए मैं ज्यादा देर तक उसे देख नहीं पाया। लेकिन जो एक झलक मिली वह किसी विशाल अदरक के जैसे इंसान की भुजा जैसी लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह बिल्कुल काली थी। उससे कोई रोशनी नहीं झलक रही थी। मैं सुन सकता था कि वह चीज जिससे वह बांह जुड़ी थी वह डामर की रोड पर घसीट रही थी, जिससे लकड़ी और धातु के रगड़ने जैसी आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजे थोड़े से खोल दिए, जिससे वह डरावनी बांह छूटकर जमीन पर गिर गई। वो क्या था? मैंने अब भी सीढ़ियों पर खड़े छात्रों से पूछा। मुझे नहीं पता, छात्रा ने जवाब दिया। मैंने उस चीज को पहले भी कई बार देखा है। नकली बस स्टॉप तो अब आम बात है। लगभग हर महीने कम से कम एक बार आ ही जाता है। लेकिन ऐसे जीव अक्सर समय पर बस तक नहीं पहुंच पाते। वह लड़का चुपचाप अपनी सीट पर वापस चला गया। पर इस घटना के बाद मुझे उस लड़की से एक सवाल पूछने का मन हुआ। मैंने पूछा, तुम यहां कब से हो? उसने जवाब दिया, मैं तो बचपन से यहां रह रही हूं। यहां हर घर के अपने अजीब नियम होते हैं, लेकिन मेरा परिवार इसे झेल सकता है, इसलिए हम सभी तब से यहीं साथ रह रहे हैं। ओह, और आपका नाम क्या है? उसने पूछा। जयराज। और तुम्हारा? अंजलि। ओह, ठीक है। क्या तुम यहां रुक सकती हो ताकि हम... तभी अचानक एक भारी मर्दाना आवाज मेगाफोन से गूंज उठी। ये पुलिस है, अपनी गाड़ी तुरंत रोको। लेकिन उस आवाज में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर पर आवाज बनाकर मेगाफोन में चला दी हो। वो किसी इंसान की नकल करने की नाकाम कोशिश जैसी लग रही थी। मैं अंजलि के साथ बातचीत में इतना उलझा हुआ था कि मुझे बाईं लेन में मौजूद पुलिस कार का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। दूसरे छात्र भी हमारी बातों में ध्यान लगा रहे थे, इसलिए इस बार कोई मुझे चेतावनी भी नहीं दे सका। मैंने धीरे से बस की स्पीड कम की, जिससे वो पुलिस क्रूजर हमें पास कर सका। मेरा इरादा था कि जैसे ही वो थोड़ा आगे जाए, मैं गड्ढों से बचते हुए उसे फिर से पास कर लूं। लेकिन जब मैंने क्रूजर के अंदर देखा तो जो कुछ दिखा वो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया। उस गाड़ी के अंदर दो अजीब जीव थे। वे कुछ हद तक इंसानों जैसे दिखते थे, इतना कि इंसानों के लिए बनी गाड़ी को चला सकें। उनका रंग भूरा काला था और पूरे शरीर पर सरीसृप जैसी चमड़ी यानी शल्क स्केल्स थे, बिल्कुल जैसे वेनम जैसा जीव, लेकिन सरीसृप की तरह। सीट पर बैठा एक जीव सीधा अपना सिर 90 डिग्री घुमाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। दोनों आंखें पतली सी सफेद रेखाएं थीं, जो मुंह से माथे तक सीधी जाती थीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कार्टून गेम के स्टिक लोगों की आंखें होती हैं, लेकिन इनमें से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। हम दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। मैं एकदम जैसे जम गया था। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं सड़क पर ध्यान दे रहा हूं या नहीं। मुझे ये भी भूल गया कि मैं बस चला रहा हूं। यहां तक कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं जिंदा हूं या नहीं। सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया। मेरी सोच खाली हो चुकी थी। सिर्फ एक चीज दिख रही थी, उस प्राणी की आंखों से निकलती सफेद चमकदार रोशनी। कितनी देर तक ऐसा चला पता नहीं, लेकिन तभी क्रूजर बस और एक चट्टान के बीच फंस गया, जिससे हमारी आंखों का संपर्क टूट गया। और तभी जैसे मेरी चेतना लौट आई, मुझे दोबारा याद आया
कि मैं बस चला रहा हूं, मैं सड़क पर हूं और क्या हो रहा था। अब मैंने देखा कि बस सीधे जा रही थी जबकि सड़क मुड़ रही थी। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। इतने में बस ने क्रूजर को धक्का मार दिया और क्रूजर सीधा चट्टान से टकरा गया। जोर की टक्कर हुई और वो गाड़ी वहीं एक झटके में रुक गई। मैंने पुलिस क्रूजर के साथ फिर से ऐसी कोई टक्कर ना हो इसलिए जल्दी से अपनी बस को सही लेन में वापस ले लिया। अंजलि ने जोर से चिल्लाते हुए मेरे चेहरे के बिल्कुल पास कहा, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। इसके बाद वह नीचे झुक गई और फर्श पर लेटकर रोने लगी। वह सिसकते हुए एक ही वाक्य बार बार दोहराने लगी। मैंने उससे पूछा, मैं उस चीज को कितनी देर तक घूरता रहा। इस पर वह और तेज रोने लगी। मैंने थोड़े असहज होकर कहा, ओह ठीक है, डैशबोर्ड और विंडशील्ड के बीच एक टिश्यू बॉक्स है, तुम चाहो तो मास्क उतार सकती हो जब तक तुम्हारा रोना बंद न हो जाए। मैं उसे सांत्वना देना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस स्थिति में क्या सही होगा, इसलिए मैंने उसे वहीं अपने दाहिने पैर से सटा हुआ रोने दिया। मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं पूरी तरह टूट जाता हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि सामान्य सोच वाले लोग इस तरह के हालात में कैसा महसूस करते हैं या फिर अंजलि सामान्य मानसिक स्थिति में है भी या नहीं। हादसे के 1 मिनट से भी कम वक्त बाद हम स्टॉप 3 पर पहुंच गए। 2 छात्र बस से उतरने के लिए उठे तो अंजलि चुपचाप रास्ते से हट गई ताकि वे नीचे उतर सकें और उस अजीब और डरावने रास्ते पर अपने घर की तरफ बढ़ सकें। जैसे ही मैं बस को स्टॉप से आगे ले गया, अंजलि ने मेरे पहले के सवाल का जवाब दिया, आप उस चीज को लगभग 5 मिनट तक घूरते रहे, उसने कहा, और आप इतने अकड़ गए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं ब्रेक तक नहीं पहुंच पा रही थी और स्टीयरिंग व्हील भी मुश्किल से हिला पा रही थी। कम से कम आपका पैर एक्सीलरेटर पर नहीं था। मैं हंस दिया। मैं इसे बस एक्सीलरेटर कहता हूं। वैसे भी जरा सोचो, जल्दी उड़ने वाले ईंधन को गैस कहते हैं और फिर उसी पैडल को भी गैस कहते हैं। कितना बेवकूफी भरा है ना। हां। वह हल्का सा मुस्कुराई। अब हमें ध्यान देना होगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ताकि पिछली बार जैसी कोई चीज अचानक हमला ना कर दे। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं अब अपनी सीट पर वापस जा रही हूं। कम से कम विंडशील्ड से बाहर तो नहीं गिरूंगी, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो बस आवाज देना, मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है। कुछ मिनट बाद मुझे बस के पीछे से खटपट की आवाज सुनाई दी। हम में से कोई समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी अचानक इंजन बंद हो गया। नियम 10, अगर इंजन बिना किसी कारण के बंद हो जाए तो तुरंत दोबारा स्टार्ट करें और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबाएं। पीछे क्या है इसकी तरफ बिल्कुल मत देखो। अगर इंजन फिर भी स्टार्ट ना हो तो नियम 7 का पालन करें। मैंने इंजन को दोबारा चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बस गति के जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अभी भी धीमी गति से सड़क पर आगे फिसल रही थी। लेकिन इंजन बंद होने के कारण स्टीयरिंग बहुत भारी हो गया था क्योंकि पावर्ड स्टीयरिंग बंद हो चुकी थी। सड़क अभी भी सीधी थी, इसीलिए मैं अपनी कमजोर स्टीयरिंग के साथ बस को ठीक ठाक दिशा में चला पा रहा था। लेकिन अगर कहीं मोड़ आ जाता तो मुझे बस रोकनी पड़ती और नियम 7 के अनुसार पीछे मोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती। नियमों के मुताबिक इसका मतलब था कि बस के पीछे कुछ ऐसा था जिसने जानबूझकर इंजन को बंद कर दिया था। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे अचानक हेडलाइट्स की एक जोड़ी दिखाई दी। एक अदृश्य वाहन बाईं लेन में आ गया और बहुत तेजी से चलता हुआ मेरे पास तक पहुंच गया। वाह,
मैंने कहा, यह उतना सस्ता नहीं है जितना लगता है। यहां रहने वाला हर व्यक्ति या तो बहुत गरीब है या फिर उसे पता ही नहीं होता कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा है। यहां रहकर लोग मानसिक तौर पर टूट जाते हैं, कभी कभी तो शारीरिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ता है। यही असली कीमत है। मैंने ऐसी जगहों की कहानियां सुनी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इन बातों की रिपोर्ट पुलिस या किसी अधिकारी से कर सकता है। लड़का बोला, मेरे परिवार ने एक बार 100 नंबर पर कॉल की थी। हमने बताया कि हमारे घर में एक हथियारबंद आदमी है। जो पुलिस वहां आई, किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने फ्रेड को, जो स्टॉप 4 के निवासियों को डराता रहता है, जबरदस्ती जंगल में भगा दिया। शायद हम कभी आपको अपनी कहानियां सुना पाएं। शायद, मैंने जवाब दिया। मैं अब अपनी सीट पर जा रहा हूं। वैसे मेरा नाम बंटी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बंटी। मैं सच में तुम्हारी जिंदगी की कहानियां सुनना चाहूंगा, कभी ना कभी। बंटी अपनी सीट की ओर बढ़ ही रहा था कि उसने अचानक कुछ देखा और चिल्लाया, ओह शिट, नियम 9! नियम 9। अगर आप अपनी बस के दाईं तरफ कोई अजीब प्राणी दौड़ते हुए देखें तो किसी भी हालत में बस का कोई दरवाजा या खिड़की न खोलें। वो प्राणी हमेशा आपकी बस की स्पीड के बराबर ही दौड़ेगा, लेकिन अगर आप बार बार स्पीड बढ़ाएं और घटाएं तो वो भ्रमित हो सकता है। ऐसा करने से आप उसे कुचल सकते हैं, और यही उसे रोकने का एकमात्र तरीका है। मैंने जैसे ही बस की दाईं ओर देखा तो देखा कि एक भयानक जीव बस के दरवाजे के पास चारों पैरों पर दौड़ रहा था। वो उसी प्रजाति जैसा लग रहा था जैसे पहले पुलिस क्रूजर में बैठे थे, लेकिन ये और भी ज्यादा डरावना था। इसके हाथ और पैर एक जैसे दिखते थे और यह किसी घोड़े की तरह दौड़ रहा था। उस वक्त मेरी बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो इस सड़क के हिसाब से सही थी। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो प्राणी भी उसी तरह तेज हो गया। बंटी घबराकर अपनी सीट पर लौट गया, क्योंकि बस अब हिलने लगी थी। मैं अब बहुत तेज चला रहा था। जब बस की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर पहुंच गई, वो प्राणी अभी भी बराबर में ही दौड़ रहा था। मैंने फिर स्पीड धीरे धीरे कम कर दी और देखा कि वो भी थोड़ा धीमा हुआ। बस को उसकी ओर घुमाकर जैसे ही उसने धीमा होने की कोशिश की, मैंने उसे कुचल दिया। मुझे लगा मैं जीत गया हूं, लेकिन तभी सामने टेल लाइट्स की एक जोड़ी दिखाई दी। जैसे ही सामने वाला वाहन धीरे हुआ, उसकी ब्रेक लाइट्स चमकीं, जिसका मतलब था कि उन्होंने मुझे देख लिया है। और ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा टेम्पो ट्रक था। ट्रक की स्पीड घटकर करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई, इसलिए मुझे भी अपनी स्पीड उतनी करनी पड़ी। मुझे शक था कि ये कुछ योजना बना रहा है, लेकिन क्या, ये साफ नहीं था। फिर मुझे अपने बाएं शीशे में एक तेज चमकती हुई रोशनी दिखी, जो मेरी आंखों की ओर आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चूंकि ट्रक के पीछे एक लगभग 40 फीट लंबा ट्रेलर जुड़ा था, इसलिए उस प्राणी के लिए सम्मोहन करना मुश्किल हो रहा था। जल्द ही उसे समझ में आ गया कि यह काम नहीं करेगा, इसलिए उसने रोशनी बंद कर दी। मैं ट्रक के पीछे चल रहा था और इस बीच मैं सोच रहा था कि क्या इस तरह के बड़े प्राणियों से निपटने का कोई बेहतर तरीका है। इसी सोच में डूबा था कि तभी मेरी दाईं ओर जंगल के ऊपर कुछ अजीब दिखा। एक विशाल हवेली। वो जंगल से कम 2 मंजिल ऊंची थी और काफी चौड़ी भी। उसका आकार कुछ अंग्रेजों के जमाने की इमारत जैसा लग रहा था, चारों ओर से पेड़ों से घिरी हुई और रहस्यमयी। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, दोस्तों,
क्या ये हो सकता है कि हवेली के मालिक और ये ट्रक चलाने वाला प्राणी आपस में मिले हुए हों? मुझे ऐसा नहीं लगता, अंजलि ने जवाब दिया। मैंने उन्हें बहुत कम एक दूसरे से बात करते देखा है, और जब बात करते हैं तो वो भी आमतौर पर झगड़े जैसे होते हैं। लेकिन हाँ, वे हमारे प्रति उतने आक्रामक नहीं होते। ठीक है, मैंने कहा, क्या तुम हवेली के मालिकों को ट्रक पर हमला करने के लिए उकसाने वाले हो? मैंने बंटी को यह सवाल करते सुना। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। तो फिर ट्रक से जितनी दूर हो सको हो जाओ, बंटी ने कहा, ताकि हवेली वाले तुम्हें न देख लें। ठीक है। जब हम हवेली से लगभग 500 फीट दूर थे तो मैंने बस की लाइटें बंद कर दी। ट्रक ड्राइवर ने कुछ सेकंड के लिए पीछे देखकर हमें देखने की कोशिश की। उसके ट्रक की लाइट से उसकी केबिन रोशन हो गई, जैसे वो कहना चाह रहा हो, मुझे पता है तुम अब भी यहीं हो, मूर्ख मत समझना। जैसे जैसे हम हवेली के पास पहुंचे, मैंने बस की स्पीड धीरे धीरे कम कर दी ताकि ट्रक से दूरी बनी रहे। मैंने एयर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया ताकि ट्रक ड्राइवर को मेरी रफ्तार का पता न चले। उसे बस इतना मालूम था कि मैं पीछे हूं, लेकिन कितना दूर ये नहीं। जब हम लगभग 200 फीट दूर रह गए तब मैंने बस की स्पीड इतनी कम कर दी कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम चल रही थी। मैंने पार्किंग ब्रेक लगाया और बस बिल्कुल शांत होकर रुक गई। ट्रक को अभी भी नहीं पता था कि मैं रुक गया हूं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, शायद इसीलिए कि वह इंतजार कर रहा था कि कोई और मदद आ जाए। हम सभी ने अपने स्पेशल धूप के चश्मे निकाल लिए ताकि जैसे ही कोई घटना घटे हम अपनी आंखों को बचा सकें। और फिर जैसे ही ट्रक की हेडलाइट हवेली के सामने की सड़क पर पड़ी, वो घटना घटी। सिर्फ एक पल के लिए जब मैंने उस तेज रोशनी को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें धुंध से भर गईं, जैसे मैंने कई मिनटों तक सीधे सूरज की तरफ देखा हो। यहां तक कि धूप का चश्मा पहनने के बावजूद मेरी आंखों में जलन हो रही थी। वो रोशनी ट्रक के चारों ओर ऐसे लिपट गई जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपने छत्ते के टूट जाने के बाद किसी चीज पर टूट पड़े। जब हवेली के मालिक पूरी तरह ट्रक पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त हो गए, तभी मैंने बस को रिवर्स गियर में डाला और पूरे जोर से पीछे ले जाने लगा। इंजन की आवाज सुनकर ट्रक ड्राइवर चौकन्ना हो गया, लेकिन उसके पास ट्रेलर था, जिसकी वजह से वो न तो जल्दी पीछे हट सकता था और न ही तेजी से मुड़ सकता था। इसलिए उसे मालिकों से बचने के लिए सिर्फ आगे ही बढ़ना पड़ा। अब जब ट्रक हवेली से आगे निकल गया, मैंने बस को ड्राइव में डाला और फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने अब बस को और धीमा कर दिया ताकि मैं उस अब खाली हो चुकी हवेली को और ध्यान से देख सकूं। हवेली के सामने की दीवारें लकड़ी की थीं, लेकिन उनका आधार कंक्रीट से बना हुआ था। सामने एक बड़ा सा छेद जैसा हिस्सा था जिससे हम दीवार के अंदर कई समान आकार के कमरों को देख सकते थे। हर कमरे में एक खिड़की थी और सभी कमरे झूमरों में लगे बल्बों की रोशनी से जगमगा रहे थे। हर कमरे में कुछ न कुछ अलग रखा हुआ था। कुछ चीजें तो सामान्य दिख रही थीं, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी थीं। एक कमरा रसोई जैसा लग रहा था, एक बेडरूम जैसा। एक पूरा कमरा तारों के ढेर से भरा हुआ था। एक जेल की कोठरी थी। एक कमरे में दर्जनों काली बिल्लियां थीं और एक कमरे का फर्श गुड़िया के सिर जैसे नुकीले कांटों से ढका था। बहुत ही अजीब और डरावना नजारा था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य था बिल्लियों से भरा कमरा। इसे देखकर मुझे बस रोकनी पड़ी।
ये बिल्लियों से भरा कमरा क्यों है? मैंने छात्रों से पूछा। कौन सा कमरा? वहां बिल्लियां हैं, बंटी ने पूछा, जो मेरी पिछली सीट पर बैठा था। दूसरे छात्र ने कहा, शायद हम लोगों ने पहले कभी हवेली को इतने अच्छे से नहीं देखा। ये पहली बार है जब कोई मालिकों का ध्यान इतनी देर के लिए भटका पाया है। मैंने बस को पार्क किया और अपनी सीट से उठ गया। मैं बिल्लियों वाले कमरे को करीब से देखना चाहता हूं, मैंने कहा। सिर्फ खिड़की से झांकना, अंदर मत जाना, बिल्कुल मत जाना, पहले छात्र ने सख्ती से कहा। और बस को खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा करना, अंजलि ने सलाह दी। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उस छात्र से पूछा जिसने पहले मना किया था। ओह, मैं विवेक हूं। अच्छा, जानकर अच्छा लगा, मैंने कहा। फिर मैंने वही किया जैसा विवेक और अंजलि ने कहा था। बस को इस तरह से खड़ा किया कि दरवाजा बिल्लियों वाले कमरे की खिड़की के ठीक सामने आ जाए। मैं बस से बाहर निकला और खिड़की से कमरे के अंदर झांका। कमरे में हर जगह बिल्लियां थीं, कुपोषित, गंदगी में पड़ी हुई और अपने ही पेशाब में चल रही थीं। कमरे के बीचों बीच गंदगी से बना एक टापू जैसा हिस्सा भी था। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बहुत भयानक हालात थे।